हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी अगली कविता जो कि जिसका नाम है कन्यादान और जो कि है ऋतुराज जी के द्वारा रचित है। इस कविता को करने से पहले चलिए हम इसके कवि के बारे में कुछ जानते हैं। जो ऋतुराज हैं उनका जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था और इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की और अध्ययन और अध्यापन को ही उन्होंने क्या कर दिया, अपने आजीविका का साधन बना लिया था। और 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाने के बाद अब वे सेवा निवृत्त यानी रिटायर हो चुके हैं और जयपुर में हैं। इन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और अब तक इनकी 8 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से प्रमुख है, देखिए, एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखार विंद। ये जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें है सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार से ये जो है इन्हें अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। अब हम करते हैं हमारी कविता। देखिए क्या कहते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका प्रसंग देख लीजिए। इसका प्रसंग आ जाएगा, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान से अवतरित हैं और जिसके रचयिता श्री ऋतुराज जी हैं। और इस कविता में उन्होंने क्या कहा है कि जो एक बेटी जो होती है वो उसकी माँ के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसका वर्णन किया है। और एक माँ अपनी बेटी को उसके भावी जीवन को जीने के लिए एक सीख देती है और उसी जो सीख जो होती है उसी सीख का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। इसका सार देख लीजिए। प्रमाणिक क्या होता है? प्रमाणिक होता है जो बात सिद्ध हो चुकी है उसे कहा जाता है प्रमाणिक। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कवि कहता है कि एक माँ का जो दुख होता है जब वह अपनी लड़की की, अपनी बेटी की शादी करती है और शादी के वक्त जब वह कन्यादान करती है तो उसका दुख जो है वो बहुत अधिक होता है। और यह दुख क्या है, यह बात तो सिद्ध भी हो चुकी है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कि माँ को उस समय इतना दुख होता है जैसे कि वह अपने जीवन की सबसे अंतिम पूंजी को ही दान में दे रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कवि क्या कहते हैं कि जिस समय माँ जो है वो अपनी बेटी का जब विवाह करती हैं तो लड़की अभी तक इतनी समझदार नहीं हुई थी। क्या करते, उसमें अभी भी नादानी और वह नादानी थी और सरल स्वभाव की थी। उसे सुख का आभास तो होता था कि उसने अपने पिता के घर में अभी तक सुख को ही देखा था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन उसे जो दुख जो था उसका तो उसे कुछ भी नहीं पता था। अर्थात कह सकते हैं हम कि जो लड़की है उसने अभी तक अपने पिता के घर में सुखों को ही देखा था, दुख तो उसने अभी तक देखा भी नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कि क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी वह धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी जो कविता है उसकी कुछ ही पंक्तियों और कुछ ही लयबद्ध पंक्तियों और कुछ ही तुकों को पढ़ना ही जानती थी। अर्थात कह सकते हैं कि उसे जो जीवन की जो वास्तविकता है, अर्थात जीवन के जो उतार चढ़ाव है उनसे वह अभी तक पूरी तरह अपरिचित थी। उनका उसे ज्ञान नहीं था। फिर देखिए, माँ ने कहा पानी में झांककर, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं,
बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इसमें देखिए क्या कहते हैं कि कवि के अनुसार माँ अपने लड़की को कन्यादान के समय समझाते हुए कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता को ही केवल निहारते न रहना। ठीक है, क्या कहते हैं कि केवल अपनी सुंदरता और बनावट की तरफ ही ध्यान मत देना, तुम्हारे लिए यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो परछाई में दिखने वाले उस पानी की गहराई के बारे में भी जान लेना आवश्यक है तुम्हारे लिए। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं कि जिस तरह से जो पानी में झांककर जैसे सुंदरता को सिर्फ निहारते के लिए नहीं कहा, क्योंकि जिस पानी में वह सुंदरता को निहार रही है उसी पानी में डूबने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कवि ने क्या है, जीवन के दोनों पहलू की तरफ देखने के लिए कहा है। एक जब सकारात्मक है तो उसको भी देखना चाहिए, लेकिन सकारात्मक के साथ साथ क्या है, नकारात्मक की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से पानी, जैसे दो उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, एक तो पानी का दिया है और दूसरा आग का दिया है। पानी का देखिए, पहले क्या कहते हैं कि पानी में झांककर हमारी परछाई दिखती है तो हम उसमें क्या है, हमें अपने चेहरे को ही नहीं देखना, अपने चेहरे की सुंदरता को ही नहीं देखना, बल्कि क्या है, उसके साथ साथ इस पानी की गहराई को भी देखना चाहिए। यानी उस पानी से होने वाले नुकसान को भी हमें देखना चाहिए। उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जिस आग से हम रोटियां बनाते हैं उसी आग से क्या होता है, जलकर मरने का भी भय होता है। इसलिए वो माँ कहती है अपनी बेटी को कि तुम उसी नकारात्मक जो सोच है उसका शिकार न बन जाना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कि कहते हैं कि नारी जीवन को भ्रम में डालने वाले तरह तरह के वस्त्र और गहने हैं। ये क्या है, ये सिर्फ शाब्दिक धोखे हैं जो स्त्री को जीवन में बांध देने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए कहा है कि तुम लड़की बने रहना पर कभी भी लड़की की तरह दिखाई न देना। अर्थात कि सजग और सचेत रहना, सदैव अपने जीवन में सचेत रहना। जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, जो परिवर्तन व्याप्त है, उनको भी क्या है, तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और सिर्फ क्या है, जीवन के सिर्फ एक ही पहलू की तरफ तुम्हारा ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन के दोनों पहलुओं को तुम्हें समझना चाहिए। और इसका भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने क्या है, माँ ने अपनी लड़की को अपने व्यवहार के प्रति सजग रहने की शिक्षा दी और उससे कहा है कि वह लड़की की तरह तो रहे पर लड़की की तरह कमज़ोर और असहाय न बने, और जीवन के क्या है, प्रत्येक पहलू को समझे और उसका ज्ञान होना चाहिए, न कि सिर्फ सकारात्मक को सोचे। अर्थात क्या, जीवन के सुखों को ही हमें नहीं समझना है, बल्कि जीवन के जो विपरीत परिस्थितियाँ होती है, जो दुख होती है, उनका भी हमें अनुभव होना चाहिए, उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में इसका पहला पॉइंट बन जाएगा, खड़ी बोली है, लाक्षणिकता का प्रयोग है, छंद रहित अभिव्यक्ति यानी छंद मुक्त है, और शांत रस है, और इसमें अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और इसमें बिंब हम कह देंगे, बिंब हो गया, चाक्षुष बिंब हो गया, तत्सम और तद्भव शब्दावली हो गई। ये थी हमारी आज की पोइम। आज हम इतना ही करेंगे।